नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रकृति की एक ऐसी विनाशकारी ताकत को डिकोड करने जा रहे हैं जो डरावनी होने के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से बेहद दिलचस्प भी है। टॉर्नेडो यानी बवंडर। आज हम केवल हवा के झोंकों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी प्रचंड शक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी चीज को तिनके की तरह उड़ा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 480। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। 480 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक टोर्नेडो की अधिकतम और झुलसा देने वाली रफ्तार हो सकती है। जरा सोचिए, कई हवाई जहाज भी इस गति से उड़ान नहीं भरते। जब हवा इस भयानक रफ्तार से घूमती है तो वो बस चलती नहीं है, वो सामने आने वाली हर चीज को मिटा देती है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। खंड 1, टॉर्नेडो क्या है। खंड 2, बवंडर बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। खंड 3, टॉर्नेडो एली, बवंडर का केंद्र। खंड 4, टॉर्नेडो बनाम अन्य बड़े तूफान। खंड 5, 1999 का ओक्लाहोमा बवंडर। और अंत में खंड 6, बचाव और चेतावनी प्रणाली। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। टॉर्नेडो क्या है? देखिए, अगर आसान भाषा में समझे तो टोर्नेडो तेजी से घूमती हुई हवा की एक कीप या फनल है जो ऊपर गरजते हुए बादलों से निकलकर सीधे नीचे जमीन को जोड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे बड़े तूफानों के मुकाबले एक बवंडर बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, लेकिन इतने कम समय में भी इसकी ताकत इतनी ज्यादा केंद्रित होती है कि भारी कारें, विशाल पेड़ और यहाँ तक कि पूरे के पूरे घर हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इसकी प्रचंड शक्ति का सबसे बड़ा कारण हवा की गति में होने वाला भारी अंतर है। एक बवंडर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एक साधारण आंधी के रूप में शुरू हो सकता है, लेकिन देखते ही देखते ये 480 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी गति पकड़ सकता है, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। यही भारी अंतर इस बात की नींव रखता है कि कैसे हवा का एक साधारण घेरा इतनी भयानक ताकत जुटा लेता है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, बवंडर बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। आखिर एक साधारण तूफान इतने खतरनाक बवंडर में बदल कैसे जाता है? यहाँ त्रय का नियम यानी रूल ऑफ 3 काम करता है। एक बवंडर को जन्म देने के लिए 3 चीजों का एक साथ आना बेहद जरूरी है। पहला, जमीन के पास मौजूद गर्म और नम हवा। दूसरा, ऊंचाई से नीचे आती हुई ठंडी और सूखी हवा। और तीसरा, जब ये दोनों विपरीत हवाएं टकराती हैं तो एक विशाल तूफानी बादल बनता है जिसे सुपरसेल कहते हैं। सच कहूं तो यही सुपरसेल इस पूरी खतरनाक प्रक्रिया का मुख्य इंजन है। तो होता ये है कि जब अलग अलग दिशाओं से हवाएं टकराती हैं तो हवा की एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल अदृश्य सुरंग बन जाती है। अब जमीन से उठने वाला जल वाष्प इस सुरंग को धक्का देकर बिल्कुल सीधा यानी लंबवत खड़ा कर देता है। बस यही वो अहम पल है जब एक साधारण तूफान एक खतरनाक चक्राकार सुपरसेल में बदल जाता है। ये घूमती हुई हवा एक फनल बनाती है और जैसे ही ये फनल जमीन को छूता है, ये पूरी तरह से एक विनाशकारी टोर्नेडो बन जाता है। खंड 3, टोर्नेडो एली, बवंडर का केंद्र। विज्ञान तो हम समझ गए, लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां ये सारी परिस्थितियां सबसे ज्यादा मिलती हैं? ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 2000 बवंडर रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 1300 टॉर्नेडो, केवल और केवल अमेरिका में आते हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया को मिलाकर भी ये आंकड़ा सिर्फ 700 है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा अमेरिका के एक खास भौगोलिक क्षेत्र के कारण होता है जिसे टोर्नेडो एली कहते हैं। इसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का शामिल हैं। यहाँ बवंडर के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन ईंधन मिलता है, मेक्सिको की खाड़ी से लगातार आने वाली गर्म और नम हवा। ये हवा जब पश्चिमी पहाड़ों की ठंडी हवा से टकराती है तो एक परफेक्ट ट्रिगर बन जाती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ की तेज हवाएं बारिश को नीचे गिरने से रोक देती हैं, जिससे वाष्पीकरण का चक्र टूटता ही नहीं और तूफान लगातार बड़ा होता चला जाता है। वैसे ये केवल अमेरिका की ही समस्या नहीं है। हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन भारत में भी टॉर्नेडो आते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्से ऐसे जोखिम वाले क्षेत्र हैं जहां कभी-कभार ये बवंडर देखे गए हैं, और यकीन मानिए, जब ये आते हैं तो भारी तबाही मचाते हैं। अब आते हैं खंड 4 पर,
टॉर्नेडो बनाम अन्य बड़े तूफान। एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि ये टॉर्नेडो उन अन्य बड़े तूफानों से कैसे अलग हैं जिनके बारे में हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं। देखिए, तूफानों के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन, ये तीनों असल में एक ही प्रकार के विशाल उष्णकटिबंधीय तूफान हैं। इनमें कोई तकनीकी अंतर नहीं है। बस ये दुनिया के किस महासागर में पैदा हो रहे हैं उसके आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे अपने यहाँ हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन जब हम इनकी तुलना टॉर्नेडो से करते हैं तो असली फर्क समझ आता है। आकार देखिए, एक हरिकेन 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है जबकि टॉर्नेडो मुश्किल से 2 किलोमीटर चौड़ा होता है। लेकिन रफ्तार के मामले में टॉर्नेडो कहीं आगे है। एक शक्तिशाली हरिकेन की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, वहीं टॉर्नेडो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकता है। मतलब एक कैटेगरी 5 हरिकेन से लगभग दोगुनी रफ्तार। ये आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका प्रहार बेहद केंद्रित और जानलेवा होता है। और जो बात इस तूफान को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है, वो है तैयारी का समय। एक हरिकेन के आने से लगभग 36 घंटे पहले चेतावनी मिल जाती है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का पूरा मौका मिल जाता है। लेकिन एक टॉर्नेडो के लिए सिर्फ 13 मिनट। जी हाँ, ये बिना किसी दया के बिल्कुल अचानक हमला करता है। खंड 5, 1999 का ओक्लाहोमा बवंडर। विज्ञान और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन इस 13 मिनट की दहशत को सच में समझना हो तो इतिहास के एक काले पन्ने को पलटना होगा। बात है 3 मई 1999 की। ओक्लाहोमा के ब्रिज क्रीक में एक ऐसा बवंडर आया जिसे लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। शाम 6:23 पर इस बवंडर ने श्रेणी 4 के तूफान के रूप में अचानक हमला किया और केवल 40 मिनट के अंदर, जी हां, केवल 40 मिनट में यह अपने सबसे उग्र रूप यानी श्रेणी 5 में बदल गया। अगले 85 मिनटों तक इसने ओक्लाहोमा सिटी को बेरहमी से रौंदा और तबाही का एक ऐसा भयानक मंजर खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस एक तूफान से $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ और 36 बेशकीमती जानें चली गईं। लेकिन सबसे भयानक और हैरान करने वाली बात क्या थी? उस एक ही दिन में टॉर्नेडो एली के उस इलाके में एक के बाद एक 71 अलग अलग बवंडर जमीन से टकराए थे। प्रकृति की इतनी बेरहम और अप्रत्याशित शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शायद ही कभी देखा गया हो। और हाँ, ये बवंडर सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहते। जब टॉर्नेडो पानी के ऊपर बनते हैं तो उन्हें वाटर स्पाउट्स कहा जाता है। 2018 में थाईलैंड के पास एक साथ 4 वाटर स्पाउट्स देखे गए थे। ये पानी के विशाल स्तंभ हवा में उछाल देते हैं और अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी नावों को खिलौनों की तरह आसानी से पलट सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी खंड 6 की ओर, बचाव और चेतावनी प्रणाली। इन खौफनाक बातों के बाद अब उस अहम जानकारी की बात करते हैं जो असल में जान बचा सकती है। जब बचने के लिए केवल 13 मिनट हों तो क्या करना चाहिए? बचाव के तरीके समझने से पहले इस EF स्केल को जानना जरूरी है, जिसे एनहांस्ड फुजीता स्केल कहते हैं। मौसम विज्ञानी इसी से बवंडर की ताकत को मापते हैं। EF0 सबसे कमजोर स्तर है, जिससे मामूली नुकसान होता है, लेकिन EF5 का मतलब है पूर्ण तबाही, जो पूरे के पूरे मोहल्लों को सपाट मैदान में बदल सकता है। इसी स्केल के आधार पर आपातकालीन प्रोटोकॉल तय किए जाते हैं। अगर कभी चेतावनी मिले तो बिल्कुल स्पष्ट नियम है। सबसे पहले तुरंत बेसमेंट या घर के सबसे अंदरूनी कमरे में चले जाएं। शीशे और खिड़कियों से पूरी तरह दूर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेज हवा में कांच के टुकड़े गोलियों की तरह उड़ते हैं। अगर कोई बाहर खुले में फंस जाए तो उसे तुरंत किसी मैदान में बिल्कुल सीधा यानी फ्लैट लेट जाना चाहिए। भूलकर भी पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे छिपने की गलती ना करें। और एक सबसे अहम बात, कभी भी गाड़ी में बैठकर टॉर्नेडो से रेस लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसे हराना लगभग असंभव है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। आज इंसान के पास एडवांस मौसम सैटेलाइट्स हैं। हम सटीक चेतावनियां दे सकते हैं और हजारों जानें बचा सकते हैं। लेकिन विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, क्या कभी प्रकृति की इस उग्र और प्रचंड शक्ति को पूरी तरह से रोका या नियंत्रित किया जा सकेगा? शायद ये सवाल हमेशा हमें प्रकृति के सामने अपनी सीमाएं याद दिलाता रहेगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।